हेलो एंड वेलकम टू द मनी सेंट्रल। मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह और आज एक बार फिर से हाजिर हैं आपके लिए अपने इस खास शो के साथ। ये एक ऐसा शो है जहां पर गवर्नमेंट पॉलिसी से लेकर इकोनॉमी, शेयर बाजार और पर्सनल फाइनेंस यानी कि आपकी जेब से जुड़े मसलों पर बात की जाती है। इन तमाम मुद्दों को आसान भाषा में डिटेल में समझाने की हमारी कोशिश रहती है। आज भी हमारी कोशिश रहेगी कुछ ऐसी बड़ी और अहम खबरों को आपके सामने रखने की और उन्हें डिकोड करने की जो आप पर सीधा असर डाल सकती हैं। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और इन मुद्दों पर डिटेल में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर। आपका मनी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सिमरनजीत सिंह। तो मनी सेंट्रल की आज की शुरुआत होगी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से जुड़े अपडेट के साथ। जीएसटी काउंसिल मीटिंग 3 और 4 सितंबर को होनी है, यानी कि आज और कल, जिसमें स्लैब में बदलाव से जुड़े कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एमफी के एक नए प्रोडक्ट की जो आपकी रिटायरमेंट को आसान बना सकता है। और आखिर में चर्चा करेंगे यूएस के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप पर लगाए गए गंभीर आरोपों पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि पारिवारिक बिजनेस के लिए ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ रिश्ते मजबूत किए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के मनी सेंट्रल की। आज की पहली खबर, जीएसटी काउंसिल की आज और कल यानी कि 3 और 4 सितंबर को मीटिंग है, जिसमें सरकार जीएसटी को सिंप्लीफाई करके डुअल स्लैब यानी कि 5 और 18% वाला मॉडल लाना चाहती है। जीएसटी स्लैब में होने वाले इस बदलाव से आम लोगों की रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो सकती हैं। अगर ये प्रपोजल मंजूर हुआ तो करीब 175 आइटम्स की कीमतों में कमी आ सकती है, जिसमें प्रोसेस्ड फूड्स, ड्राई फ्रूट्स, पैकेज स्नैक्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और खासतौर पर कारें शामिल हैं। लेकिन एक बड़ा पॉइंट ये भी है कि जीएसटी स्लैब बदलने से आम लोगों को तो राहत मिल सकती है, लेकिन केंद्र और राज्यों की आमदनी पर बड़ा असर पड़ता हुआ एक नजर आ सकता है। एक अनुमान के मुताबिक इस कदम से सालाना लगभग 80,000 करोड़ तक के रेवेन्यू का नुकसान भी हो सकता है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी खास चर्चा होनी है, क्योंकि प्रपोजल में इन्हें जीएसटी से बाहर रखने पर बात चल रही है। कहा जा रहा है कि सितंबर अंत तक इससे जुड़ा नोटिफिकेशन भी जारी हो सकता है। तो प्रवीण सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो जीएसटी काउंसिल की ये मीटिंग हो रही है, इसमें किस मुद्दे पर, एक तो स्लैब में जो बदलाव हो रहा है उस पर एक नज़र रहेगी, इससे जो आम ग्राहक हैं, जो आम लोग हैं, उनको किस तरीके का बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है, कौन सी, जो एक सबसे बड़ा सवाल इसमें निकल कर आता है कि कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जो सस्ती हो सकती हैं। देखिए, पहले आज की जो पूरी मीटिंग चल रही, पूरा मसला है, उसको एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले आज से जीएसटी की काउंसिल की बैठक की शुरुआत हो गई। बड़ी बैठक है और एक बड़े रिफॉर्म के लिए असल में पहला स्टेप सरकार की तरफ से उठाया गया है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए सिमरनजीत कि ये 1991 के बाद के सबसे बड़े सुधारों में से एक है, और हो सकता है इसके बाद के जो सुधारों का दौर शुरू हो तो वो 91 में जो लिबरलाइजेशन शुरू किया गया शायद उसको भी सरपास कर जाए, पहली बात। दूसरी बात, आज जब ये मीटिंग शुरू हुई है तो इसमें एक बड़ा मसला राज्यों का है। जो 8 राज्य इस बात को लेके बात कर रहे हैं या विरोध उनका रहा कि हमको साहब जो लॉस होगा उसकी भरपाई कैसे होगी। 80-85 हज़ार करोड़ से लेकर राज्यों ने ये कहा है कि 2 लाख करोड़ रुपए तक का लॉस होगा। उनकी मांग है कि जो एक कंपनसेशन है इसका वो अगले 5 साल तक मिलना चाहिए। तो एक ये जो है वो बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़ जो निकल के आ रही, जो टीवी रिपोर्ट से हवाले से आ रही खबर, वो ये है कि नवरात्रि से पहले सरकार इन रिफॉर्म्स को, यानी जीएसटी का जो रेट रेशनलाइजेशन है या जीएसटी में जो कटौती है, उसको लागू करना चाहती है। नवरात्रि आपके शुरू हो जा रहे हैं 22 सितंबर से, यानी अगले 20 दिन का टाइम अब बचा है जहां पे कि जीएसटी के नए रेट्स को लागू किया जा सकता है। तो ये एक सबसे बड़ा, आपको मैं कहूं कि देश के 140 करोड़ लोगों के लिए राहत की बात होगी, जहां पे कि 4 स्लैब खत्म होके 2 स्लैब रह जाएंगे, एक 5% और एक 18%, और उसके बाद एक 40% का स्पेशल टैक्स या जिसको सिन टैक्स माना गया है। अब कहाँ कहाँ सस्ता महंगा हो सकता है, ये एक बड़ा मसला आता है।
सबसे जो मेजर जो सबकी नज़रें जिस चीज़ पे टिकी हुई हैं वो है असल में ऑटो सेक्टर पे। कारों का क्या होगा? बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको 18% से जिनका जो रेट है वो कम किया जाएगा, बहुत सारे 12% से 5% पे लाए जाएंगे और बहुत सारे 12% से 18% में लाए जा सकते हैं। लंबी चौड़ी लिस्ट है उसमें अलग अलग आइटम्स की कि कौन से सस्ते हो सकते हैं, कौन से आइटम्स कुछ महंगे हो सकते हैं। सरकार उस पर डेलिब्रेशंस कर रही है। सरकार की दरअसल कोशिश ये है कि इस तरह की बैलेंसिंग हो जहाँ पे कि रेवेन्यू का मिनिमम लॉस हो। तो एक इसी को लेके कल SBI रिसर्च की भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें जो राज्यों के ने जो कहा था कि साहब 2 लाख करोड़ का हमको लॉस है, उसमें उस रिपोर्ट में कहा गया कि इनिशियली भले हमको यानी केंद्र और राज्यों को 5-6% का रेवेन्यू लॉस देखना पड़े, लेकिन इसके बाद आपको इससे बड़ा एक जो कंजम्पशन बूस्ट है वो भी मिलता हुआ नज़र आएगा। और माना ये जा रहा है कि तकरीबन 52,000 करोड़ रुपए का जो एडिशनल जो कंजम्पशन रेवेन्यू है वो आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो एक जो यहाँ पे एक मसला जो आ रहा है वो है कि जो ईवी जो हैं, ईवी कारें हैं, उनका जो सस्ती ईवी है अभी ईवीज पे जो है वो 5% GST लगता है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 20 लाख से ऊपर की जो कारें हैं ईवी उनको 40%, उनको 18% के दायरे में डाला जा सकता है। और ये अगर होता है तो आप समझिए कि चाहे महिंद्रा हो, चाहे आपकी टेस्ला हो या BYD हो या दूसरी तमाम कारें हैं जिनकी महंगी ईवीज़ हैं, वहाँ उनको एक तगड़ा झटका लग सकता है और वहाँ पे इन कंपनियों का विरोध भी आना शुरू हो गया है। सिमरन, ठीक है सर, ये तो अगर हम आम लोगों के नज़रिए से देखें तो उनके लिए तो ये अच्छी खबर है, पॉजिटिव खबर है। लेकिन अगर रेवेन्यू के मोर्चे पर देखें कि कहा जा रहा है कि इससे सरकार को सालाना जो है वो 80,000 करोड़ रुपए तक का रेवेन्यू के मोर्चे पर वो भी नुकसान हो सकता है, तो सरकार इसको कैसे वहन करेगी सर? जो इतना बड़ा उसका रेवेन्यू का लॉस होगा, इससे सरकार कैसे उभरेगी और कैसे जो है लोगों को राहत भी दे और अपना जो है नुकसान भी ना होने दे? नहीं, इसमें इसी वजह से सरकार, जो मैंने अभी बताया कि सरकार का प्लान ये है कि जो 12% के आइटम 5% में जाने या 18% के स्लैब में जाने या 28% के आइटम 28% में आइटम है भी कम और उनसे जो अभी रेवेन्यू आता है वो आता भी कम है, तो वहाँ कुछ स्पेशल आइटम्स को छोड़ के सारे 18 और 5% के स्लैब में डाल दिए जाएंगे। अब जो एक SBI रिसर्च की रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि आपका भले शुरुआती वक्त में 5-6% का रेवेन्यू लॉस केंद्र को और राज्यों को दिखाई दे सकता है, लेकिन आने वाले टर्म में यानी लंबे वक्त में अगर आप देखेंगे तो ये रेवेन्यू बूस्ट करेगा और न सिर्फ केंद्र सरकार की कमाई बढ़ेगी बल्कि राज्यों की भी कमाई बढ़ने की इससे उम्मीद है। 5-7% का यहाँ पे गेन होता हुआ दिखाई देगा। 52,000 करोड़ का रेवेन्यू बेनिफिट होता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। एक और बात है जो राज्यों के लॉस को लेकर, क्योंकि देखिए पूरी GST की जो ये मीटिंग चल रही जिसका फैसला कल आने वाला है, उस पर सबसे बड़ी जो तकरार है वो असल में जो राज्यों के मसले को लेके है कि उनके लॉस का क्या होगा। इस पे जो एक रिसर्च रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि केंद्र और राज्य बराबर में बांटते हैं IGST और CGST को, यानी जो केंद्र का है और राज्यों का है, और वहाँ 50-50% की का बंटवारा होता है। इसके बाद जो केंद्र सरकार के पास 50% है उसका 41% राज्यों को फिर टैक्स डिवोल्यूशन के तौर पर दिया जाता है। तो यहाँ से राज्यों को जो है जब भी 100 रुपये का अगर रेवेन्यू आ रहा है GST से तो उसमें 70 रुपये 50 पैसे राज्यों को मिलते हैं और बकाया का हिस्सा जो है वो केंद्र को मिलता है। तो ऐसे में राज्य अच्छे खासे फ़ायदे में यहाँ पे हैं और आने वाले लंबे वक्त में जब कंजम्पशन बूस्ट बढ़ेगा तो केंद्र और राज्य दोनों को ही इससे फ़ायदा ही होने की उम्मीद है। ठीक है, तो कंजम्पशन बढ़ेगी तो सरकार को इससे फ़ायदा होगा। खासकर अगर हम ऑटो सेक्टर की बात करें, क्योंकि फेस्टिव सीज़न भी है और अगस्त में जो अगर हम कारों की सेल्स देखें तो वो काफ़ी डाउन रही है। उसका रीज़न एक सबसे बड़ा यही माना जा रहा है कि लोगों को इंतज़ार है कि GST काउंसिल की मीटिंग हो और उसके बाद एक सिचुएशन क्लियर हो कि आखिर सिनेरियो क्या बनता है, और उसके बाद ही लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कारों की खरीदारी की जाए। लेकिन सर एक इसमें और जो बड़ी चीज़ है, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, इसके प्रीमियम पर भी एक खास चर्चा हो रही है कि इसे GST से
बाहर रखा जाए, क्योंकि 2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल का भी टारगेट है। तो क्या इस कदम से, सरकार के इस कदम से ये इंश्योरेंस जो है वो आम लोगों तक पहुंचने वाली है, और क्या आम लोगों को इससे भी राहत मिलने वाली है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस को लेके या आपका इंश्योरेंस सेक्टर पे जो 18% का जीएसटी लगता है, उसको लेके मसला पिछले साल से ही जारी है कि इस यहाँ पे आपका टैक्स जो है वो जीएसटी खत्म होना चाहिए या कम होना चाहिए। पिछले साल जब दिसंबर में बैठक हुई थी जीएसटी काउंसिल की, वहाँ पे भी इस मसले पर लंबा चौड़ा विचार विमर्श हुआ और उसके बाद वो बैठक बेनतीजा साबित हुई। अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ अब जो बैठक हो रही है उसमें न सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस बल्कि लंबी चौड़ी आइटमों की लिस्ट है जिनको एक तरफ से दूसरी तरफ या रीजेक या फेरबदल वहाँ पे होता हुआ दिखाई देगा। हेल्थ इंश्योरेंस को लेके दो मसले हैं। एक तो क्या हेल्थ इंश्योरेंस पे या जो टर्म इंश्योरेंस है इस पे जो जीएसटी है उसको 0% कर दिया जाए। दूसरा है कि क्या इसको 5% या 1-2% के दायरे में लाया जाए। यहाँ एक इनपुट क्रेडिट वाला मसला फंसा हुआ है, जहाँ पे ये कहा जा रहा था जब पिछले साल ये पूरा मसला सामने आया था जीएसटी काउंसिल के, कि अगर 0% किया गया तो इससे बीमा कंपनियों को नुकसान होगा, क्योंकि वो इसका इनपुट क्रेडिट नहीं ले पाएंगी जो जीएसटी में मिलता है। तो क्या जीएसटी से इसको बाहर किया जाएगा या इसको 5% के दायरे में रखा जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन मोटे तौर पर आप ये मान के चलिए कि बीमा अब सस्ता होने वाला तय है। तो चलिए, मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में फैसले लिए जाते हैं उससे आम लोगों को फ़ायदे होते हुए नज़र आ सकते हैं। तो चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, और ये भी आम लोगों से जुड़ी है, उनके लिए बेहद इम्पोर्टेंट खबर ये होने वाली है। दरअसल एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी कि एमफी एक नया प्रोडक्ट लेकर आया है जिसका नाम है म्यूचुअल फंड वॉलंटरी रिटायरमेंट अकाउंट। ये अमेरिका के 401k जैसा एक एम्प्लॉयर लिंक रिटायरमेंट प्रोडक्ट होगा। अब इसकी खासियत क्या होगी, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यह है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों मिलकर रिटायरमेंट के लिए पैसा बचा सकें और उसे म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए प्रोफेशनली मैनेज किया जाए। ये पूरी तरह से वॉलंटरी होगा और साथ में इसमें आपको टैक्स इंसेंटिव, पोर्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी जैसे फ़ायदे भी यहाँ पर दिए जा सकते हैं। एमफी के चेयरमैन नवनीत मोनोट का कहना है कि रिटायरमेंट प्लानिंग आज के समय की ज़रूरत है, इसलिए लोगों को इस पर ज़रूर विचार करना चाहिए। तो सर, ये जो एमफी नया प्रोडक्ट लेकर आई है, पहले तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं, और आम लोगों के लिए, क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग एक बड़ा मुद्दा आज के टाइम पे हो गया है, तो आप इसको सर कैसे देखते हैं और कितना इंपॉर्टेंट है ये आम लोगों के लिए? नहीं, देखिए, एक बात आपको बताऊं, पहले तो अभी ये प्रोडक्ट आया नहीं है। इस तरह के प्रोडक्ट के लिए, रिटायरमेंट के एक ऑल्टरनेटिव प्लान के लिए सेबी लंबे वक्त से कोशिश कर रहा था। उसके बाद अब एक वाइट पेपर पेश किया गया है एमफी की तरफ से, जिसमें इस एमएफ वॉलंटरी रिटायरमेंट अकाउंट यानी MFVRA का जिक्र किया गया है। इसका तफसील से ब्यौरा दिया गया है। अब इस प्रोडक्ट के आने से या जब भी ये लॉन्च होता है, इसका स्ट्रक्चरिंग जो पूरे की जो एमफी ने ये भी कहा है कि जो पूरा का पूरा स्टेक होल्डर हैं इससे जुड़े हुए, वो इसके स्ट्रक्चरिंग को लेके, इसके प्रोडक्ट किस तरह के होंगे उसको लेके सामने आए और कंसल्टेशन शुरू करें, और एक उसी के लिए ये एक पेपर, पूरा वाइट पेपर जारी किया गया है। इसके देखिए लंबे चौड़े फ़ायदे हो सकते हैं आने वाले वक्त में। उसको आप ऐसे समझिए सिमरनजीत कि इस देश में पिछले लंबे वक्त से पेंशन को लेके एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। पिछले 2004 से अगर आप देख लीजिए, जब से सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को बंद किया और फिर न्यू पेंशन सिस्टम को सरकार लेके आई, उसके बाद से ये हलचल मची हुई थी। कम से कम केंद्र सरकार के कर्मचारियों में, राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ पुरानी पेंशन की बहाली होनी चाहिए। तो खैर, सरकार अंततः लेके आई आपके यूपीएस, और वहाँ पे उनको रेमेडी देने की कोशिश की गई, लेकिन यूपीएस भी फेल होती हुई नज़र आ रही है। लोग वापस सरकार को एनपीएस में, वापस यूपीएस से शिफ्ट करके एनपीएस में जाने का सरकार को ऑप्शन खोलना पड़ा है वन टाइम का, केंद्र सरकार को। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है कि आखिर पेंशन को लेके या सोशल सिक्योरिटी को लेके किया क्या जाए। क्या एनपीएस जैसे जो सीधा सीधा आपके या हाउस होल्ड के ऊपर है या किसी एक शख्स के ऊपर है कि आप अपना पैसा जमा करें और रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करें, उसके अलावा आपके पास विकल्प क्या है?
यहाँ पे जो एम्प्लॉयर लिंक्ड जो रिटायरमेंट प्लान है या रिटायरमेंट प्रोडक्ट है, ये आपको एक दूसरे तरीके की सहूलियत और फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जहाँ पे कि एम्प्लॉयर के एंड से आपका वॉलंटरी एक कॉर्पस तैयार होता है। फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि आपका पैसा जो है शेयर मार्केट में लगेगा और वहाँ से जिस तरह से म्यूचुअल फंड के रिटर्न मिलते हैं, लंबे चौड़े, मतलब लंबे चौड़े नहीं भी कहें तो ठीक ठाक रिटर्न मिलके आपका एक बड़ा कॉर्पस रिटायरमेंट के लिए तैयार हो जाता है। हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स के लिए एक ये बड़ी जो कहें कि मुहिम हो सकती है साबित, और इसके साथ ही फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए भी एक ये बड़ा रास्ता खोल सकता है। लोगों के पास अब ये विकल्प मतलब नहीं रहेगा सिर्फ एक विकल्प कि साहब अगर आपको पैसा रिटायरमेंट के लिए तैयार करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एनपीएस में पैसा डालना पड़ेगा। अब आपके पास एक जो एम्प्लॉयर लिंक्ड जो रिटायरमेंट प्रोडक्ट है, जो कि सीधा का सीधा म्यूचुअल फंड से लिंक्ड है, वहाँ पे आपका मंथली, मान लीजिए आपकी मंथली सैलरी कुछ आती है, आप सीधा वहाँ से कुछ अमाउंट इसमें डिडक्ट करा सकते हैं। तो ये एक यूनिक किस्म का एक बड़ी रिवोल्यूशनरी टाइप की एक मुहिम हो सकती है, जहाँ पे आप अपना पेंशन की प्लानिंग को भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। एनपीएस में आपको मौके मिलते हैं कि आप साहब अपना पैसा शेयरों में भी लगा सकें, डेट में भी लगा सकें। यहाँ आपको म्यूचुअल फंड को के साथ एक तरह से साझेदारी करने का मौका मिलता है, जिसमें आपका एम्प्लॉयर भी शरीक होता है। तो ये एक मुझे लगता है कि पेंशन पेनिट्रेशन को देश भर में बढ़ाने के लिए भी सरकार के लिए एक बड़ी पहुंच साबित हो सकती है, और इसके साथ ही जो सरकार का बर्डन है पेंशन पे, वो पेंशन पर बर्डन भी सरकार का कम इससे हो सकता है। सर एक चीज़ मैं आपसे और समझना चाहूँगा, अपने हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके मन में भी एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि पीएफ अगर कोई भी नौकरी करता है तो उसका पीएफ कटता है, तो अगर मैं नौकरी कर रहा हूँ मेरी सैलरी में से एक अमाउंट कटता है, और जो एम्प्लॉयर है वो भी उसमें अपनी उसकी तरफ से भी अमाउंट करता है, और वो मेरे अकाउंट में जमा होता है, और जब 60 साल का मैं हो जाऊँगा, रिटायरमेंट जब होगी, तब मैं वो अमाउंट एक निकाल सकता हूँ। तो सर ये पीएफ और ये जो नया प्रपोजल या जो नया प्रस्ताव एक आया है एमपी की तरफ से, ये दोनों में सर क्या डिफरेंस है, क्या दोनों में अलग होने वाला है? ये देखिए, पीएफ के साथ भी आपका ईपीएस करके होता है, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम होता है, उसके जरिए आपको पेंशन मिलती है, जिसकी अभी मिनिमम जो रकम है ईपीएस की वो है 1000 रुपये की न्यूनतम, और पीएफ का पैसा है वो आपका एक मुश्त पैसा आपको मिलता है जब आप रिटायर होते हैं। ये आपकी दरअसल पेंशन की प्लानिंग है, आपकी एक एडिशनल प्लानिंग के तौर पर आप इसको देखिए कि अगर आप दूसरे जरियों से भी सेविंग कर रहे हैं तब भी आप एक एडिशनल सेविंग का या रिटायरमेंट के लिए आप एक एडिशनल अपना इंतजाम कर सकते हैं। मान लीजिए आपको लग रहा है कि जो एनपीएस के रिटर्न है, एनपीएस के रिटर्न अगर आप देखेंगे ओवर द ईयर्स, जब से एनपीएस को लॉन्च किया गया तब से अगर आप देखेंगे तो 9.3% के अराउंड के एनपीएस के रिटर्न है। इसको अगर आप देखेंगे तो अगर आपको ये लगता है कि यार अगर मैं म्यूचुअल फंड के रिटायरमेंट किसी प्लान के जरिए पैसा लगाता तो शायद मेरे रिटर्न ज़्यादा होते, और कई बार लोग ये होता है कि अपनी तरफ से उस चीज़ों को चुन भी नहीं पाती। एम्प्लॉयर के एंड से आपको जिस तरह से पीएफ का आपका पैसा कटता है, और पीएफ में भी एक वीपीएफ का ऑप्शन होता है, वॉलंटरी आप पीएफ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसी तरह से वॉलंटरी अब आप पेंशन के लिए भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। और जब इस पूरा अभी देखिए वाइट पेपर आया है, सेबी का एक बहुत महत्वाकांक्षी, एक तरह से कहें कि सेबी इसको चाहता था कि इस तरह की कोई स्कीम आए, और एक और इसका बड़ा बेनिफिट हो सकता है, मार्केट्स के लिए भी स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म की पूंजी लेके ये आ सकते हैं। तो लोगों के पास दरअसल एक विकल्प के तौर पर ये ऑप्शन बड़ा होगा कि आप एनपीएस के साथ ही अगर आप चाहें, या एनपीएस में अगर आप नहीं भी हैं तो आप सीधे अपने एम्प्लॉयर के साथ मिलके अपना रिटायरमेंट के लिए या पेंशन के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। नंबर 1, प्राइवेट सेक्टर के या जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारी हैं कम से कम उनके लिए एक ये बड़ी जो है वो स्कीम साबित हो सकती है। ब्यौरा जैसे आएगा इसका, मान लीजिए अभी वाइट पेपर लॉन्च हुआ है, अब इसके जब स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट आएंगे तब इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों का हमको पता चल पाएगा, लेकिन अगर ये आता है तो ये एक बड़ा क्रांतिकारी स्टेप साबित हो सकता है। चलिए अभी इंतज़ार रहेगा कि कब एमफी और सेबी की तरफ से ये
जो नया भी जो प्रस्ताव है, जो वाइट पेपर है, कब ये लागू होता है, कब ये स्कीम आती है, कब इसका बेनिफिट लोगों को मिलता है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि यूएस के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सुलिवन ने एक दरअसल बड़ा बयान दिया है। जैक यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने परिवार के बिजनेस हितों को साधने के लिए पाकिस्तान के साथ रिश्ते मजबूत किए हैं और इस चक्कर में भारत के साथ अमेरिका के संबंधों को नुकसान भी पहुंचाया है। सुलिवन ने इसे अमेरिका के लिए ह्यूज स्ट्रेटेजिक हार्म भी बताया है और ये बयान उस समय आया है जब अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ और ट्रेड को लेकर विवाद चलता हुआ एक किस्म का नजर आ रहा है। इससे फार्मा, जेम्स एंड ज्वेलरी और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर ज़्यादा प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ सुलिवन ने वार्निंग भी दी है कि ऐसी नीतियां, जो ट्रंप की नीतियां हैं, वो लंबे समय में भारत को चीन की ओर अट्रैक्ट कर सकती हैं और अमेरिका को इससे नुकसान हो सकता है। तो सर, डोनाल्ड ट्रंप ये भारत पर लगातार बयान दे रहे हैं, 50% का टैरिफ भी लगा दिया है और अब उन्होंने ये भी कहा है कि भारत जो है वो अमेरिका को अपना सामान तो बेचता है लेकिन अमेरिका से ज़्यादा खरीदारी नहीं करता, अमेरिका के लिए अपने बाजार नहीं खोले हैं। तो सर, अब जो उन पर आरोप लगे हैं ये, इनको आप किस तरीके से देखते हैं और ख़ासकर जो पाकिस्तान के साथ उनके रिश्ते अब अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं और भारत के साथ थोड़े से रिश्ते अभी ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं, इन पर आपकी क्या राय है सर? देखिए, जब से भारत और अमेरिका के रिश्ते थोड़ा नीचे जाना शुरू हुए, ट्रेड को लेके जब 50% टैरिफ लगाया गया और पूरी कहानी हम सबके सामने है, उसके बाद से अब अमेरिका में थोड़ी बेचैनी नज़र आ रही है। उनके अमेरिकी जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें खलबली नज़र आ रही है और 2-3 बयान ऐसे हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं। आप ख़ास तौर पे जो अमेरिका के ट्रेड एडवाइज़र हैं पीटर नवारो, उनके बयानों को अगर आप देखेंगे तो अमेरिका में की अमेरिकी जो प्रशासन है उसमें पैदा हो रही बौखलाहट दिखाई देती है। पहले उन्होंने बयान दिया कि साहब, भारत की जनता की कॉस्ट पे कुछ ब्राह्मण्स जो हैं वो रशियन क्रूड से प्रॉफिटियरिंग कर रहे हैं या मुनाफा कमा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये जब एससीओ मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी, शी जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन एक साथ दिखाई दिए तो उन्होंने कहा दिस इज़ अ सैड डे, है ना, और ये जो है भारत हमारे एक तरह से दुश्मनों के साथ खड़ा हुआ है और तमाम तरह की उन्होंने इसमें बातें की। भारत को आइडियली हमारे साथ होना चाहिए था, इस तरह की उन्होंने बात की। ट्रंप ने अपना ट्रुथ सोशल पे एक बयान पूरा जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि भारत लगातार अमेरिका की लिबरल ट्रेड पॉलिसीज़ का फ़ायदा उठाता रहा है, दिस वाज अ वन साइडेड डिज़ास्टर। उन्होंने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया कि ये एक तरफा डिज़ास्टर रहा है अमेरिका के लिए और भारत ने जम के माल बेचा, खूब पैसा कमाया है। लेकिन एक पूरा जो देखिए, इस साल अप्रैल तक चीज़ें भारत और अमेरिका के बीच में बहुत अच्छी थी। अप्रैल में भी जब रेसिप्रोकल टैरिफ लागू हुए तब भी चाहे भारत के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उनका बयान आया हो या अमेरिका के कई बयान आए हों, उसमें साफ कहा गया कि हम एक मदर ऑफ ऑल डील्स अमेरिका के साथ करने वाले हैं। ये भी माना गया कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में होगा जिसके साथ अमेरिका की सबसे पहले बायलैटरल ट्रेड डील या बीटीए होगा। लेकिन आप समझिए कि दुनिया के तमाम देशों के साथ ट्रेड डील्स हो गई लेकिन भारत के साथ ट्रेड डील नहीं हुई। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से भारत के साथ ट्रेड डील में अड़ंगा लगा? अब इसको लेकर तमाम कहानियाँ आई इधर बीच की, ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन अब एक जो बड़ा बयान आया है जैक सुलिवन का, जो कि एक बड़े पद पे रहे आपके बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में, एनएसए का पद अमेरिका में जिस तरह भारत में भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, अमेरिका में भी रहा। जैक सुलिवन ने साफ तौर पे इस बात की ओर इशारा किया है कि जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के साथ एक क्रिप्टो करेंसी का जो उनका बिजनेस है उसकी डील पाकिस्तान की जो क्रिप्टो काउंसिल है उसके साथ की, डेवलप करने के लिए, इनोवेशन के लिए, उसकी वजह से भारत के साथ रिश्ते खराब होते चले गए। उन्होंने ये कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने पारिवारिक बिजनेस के हितों को ज़्यादा तवज्जो दी और भारत के साथ अपने रिश्तों को खटास में डाला और इसी वजह से भारत के साथ ट्रेड डील नहीं हो पाई। अब आप इसके बाद के बयानों को देखिए। पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति को प्रपोज किया कि आप साहब नोबेल पीस प्राइज़ के हकदार हैं। अमेरिका ने यह कहा कि हमने पाकिस्तान और भारत के बीच में सीज़ फायर कराया।
तो तमाम तरह के जो बयान है जिसको भारत ने लगातार अलग अलग मंचों से, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद संसद भवन में जब अपनी स्पीच दी उसमें भी साफ तौर पे कैटेगोरिकली प्रधानमंत्री ने इस बात को साफ किया कि हमारी जो सीज फायर पाकिस्तान के साथ हुआ है वो एक बायलैटरल मसला था, दोनों देशों ने आपस में बात करके उसको सुलझाया। अमेरिका या किसी भी दुनिया के तीसरे देश की इसमें कोई मध्यस्थता नहीं थी। और इस बात की चिढ़न और बाकी चीज़ों को लेके अब वो स्थितियां पैदा हो गई जहां पे कि भारत, और जिस बात का जिक्र तमाम अमेरिकी एनालिस्ट भी कर रहे हैं और दुनिया के बाकी एनालिस्ट भी कर रहे हैं कि भारत धीरे धीरे चीन के क्लोज होता जा रहा है और राष्ट्रपति पुतिन यानी रूस, भारत और चीन और ब्राज़ील एक पूरा ब्लॉक तैयार हो रहा है जो कि अमेरिका के लिए ज़्यादा बड़ा सिरदर्द एक तरह से है। और वहीं से अब एक हताशा और बौखलाहट हमको नज़दीक निकलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये एक डील की पाकिस्तान के साथ, जो स्टेबल कॉइन है उनका बिटकॉइन और बाकी जो कॉइन्स का जो पूरा बिजनेस है उसको पाकिस्तान के साथ, ये खबर बहुत ज़्यादा सिमरनजीत प्रोमिनेंटली आई नहीं मीडिया में, और इसीलिए ये ज़्यादा चौंकाने वाली बात है जो कि अब सामने आ रही, जिसको अमेरिका के एक बड़े पद पर रहे शख्स ने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा है। सर यही मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से एससीओ समिट में पुतिन, शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी ये मिलते हुए नज़र आए हैं, ग्लोबल लेवल पर एक अलग तस्वीर बनती हुई नज़र आ रही है। एक तरफ ये तीन देश या तीन देशों के जो ये बड़े नेता हैं ये नज़र आए हैं, और एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप अलग थलग नज़र आ रहे हैं। और शायद इसी की बौखलाहट भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि वो फार्मा सेक्टर पर 200% तक का भी टैरिफ लगा सकते हैं। तो सर ये जो टैरिफ लगा, एक नए टैरिफ की जो फार्मा सेक्टर पर उन्होंने धमकी दी है कि 200% तक टैरिफ लगा सकते हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? और ग्लोबल लेवल पर जो अब ये अलग तस्वीर बनती हुई नज़र आ रही है, इसे आप कैसे इसको देखते हैं? नहीं, देखिए ग्लोबल लेवल पे रीअलाइनमेंट होना शुरू हो गया है, और पूरा का पूरा अगर आप एशिया को देखेंगे या पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो साउथ एशिया को अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल अमेरिका के अब हाथ से बाहर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस बात को भी तमाम एनालिस्ट और बहुत जो कूटनीति के जानकार हैं वो इस बात को स्वीकारते हैं। कहा यह जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच के जो रिश्ते सुधरे थे और सुधर के एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर दोनों देश एक साथ आए थे, इस पूरी कहानी के बनने में 20-25 साल का वक्त लगा था। इतने वक्त में बहुत केयरफुली क्राफ्टेड डिप्लोमेसी के जरिए दोनों देश एक दूसरे के नज़दीक आए थे और एक दूसरे का ट्रस्ट और भरोसा जीतने में सफल हुए थे। उस पूरी कहानी को पिछले 3-4-5 महीने में ट्रंप ने ख़त्म कर दिया। ट्रंप ने पूरे भारत और अमेरिका के जो डिप्लोमेटिक रिश्ते जो इतने ऊंचाई पे थे वहाँ से लेके वो अब इस लेवल पे आ गए जहाँ पे कि भारत चीन के और रूस के ज़्यादा नज़दीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। दक्षिण एशिया में जो अमेरिका की रणनीति थी कि चीन को काउंटर करने के लिए वो भारत का इस्तेमाल करना चाहता था या भारत को एक पार्टनर के तौर पे देख रहा था, वहाँ अब पूरा उसका गणित गड़बड़ाता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए पाकिस्तान के साथ अमेरिका अगर खड़ा भी है या अमेरिका पाकिस्तान की तर्ज पर भारत को अगर मान लीजिए छोड़ता है, तो पाकिस्तान में चीन पहले से ही मौजूद है और एससीओ समिट में ही पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ वो भी पहुँचे और पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी बाद में पहुँचे और वहाँ उनकी मुलाकातें हुई, न सिर्फ शी जिनपिंग से हुई बल्कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ भी मुलाकात हुई। तो क्या पाकिस्तान में जो जिस स्ट्रेटजिक पर्पस को अमेरिका देख रहा वो पूरा होगा या नहीं होगा, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लगाता है और उसकी तर्ज पे भारत को छोड़ना कितना फ़ायदेमंद होगा अमेरिका के लिए। जो कूटनीतिक लॉस हुआ है अब उसकी भरपाई कैसे होगी, ये कुछ बहुत बड़े सवाल यहाँ पे पैदा हो रहे हैं। जी एक तरफ से देखा जाए सर तो पहले चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के नज़दीक थे और भारत और अमेरिका एक दूसरे के नज़दीक, लेकिन अब तस्वीर अलग हो रही है। अमेरिका पाकिस्तान एक गुट में नज़र आ रहे हैं और चीन और भारत में नज़दीकियां यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। भारत की इकोनॉमी अच्छी है, अभी जीडीपी ग्रोथ भी Q1 में 7.8% रही है, लेकिन जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसके तो बुरे हालात है। क्या इन रिश्तों से जो अमेरिका के साथ रिश्ते अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान को इससे मदद मिलेगी?
पाकिस्तान कोशिश तो कर रहा है और अमेरिका ने भी कहा है कि जो पाकिस्तान के ऑफशोर जो ऑयल रिजर्व हैं, अब वो रिजर्व हैं या नहीं वहाँ पाकिस्तान में, ये अलग बात है, लेकिन अमेरिका ने ये कहा है कि हम इन ऑयल रिजर्व्स को डेवलप करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करेंगे। वहाँ निकलेगा क्या क्या नहीं निकलेगा वो किसी को पता नहीं है। अब समस्या यहाँ अमेरिका के साथ ये पैदा हो सकती है कि पाकिस्तान में दरअसल चीन पहले से मौजूद है। पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है वो चाइना डेवलप कर रहा है। एक चीज़, पाकिस्तान में जो पूरा सीपैक निकला हुआ है, बेल्ट एंड रोड जो पूरा प्रोजेक्ट है, वो पाकिस्तान में पूरा जो उसके तहत पूरा रोड और इंफ्रा जो डेवलप कर रहा है वो चाइना कर रहा है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान में अमेरिकन रोल किस तरह से हेल्पफुल होगा अमेरिका के लिए, कम से कम वो एक बहुत बड़ी देखने की वाली बात होगी। पाकिस्तान क्या अमेरिका की नई दोस्ती के लिए चीन को डिच करेगा, ये भी एक बहुत बड़ी सोचने की बात है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ खतरा इस बात का है कि अगर भारत और चीन दोस्त नज़दीक आए और पाकिस्तान चीन से दूर हुआ तो भी गणित गड़बड़ा जाएगा। तो बहुत सारे असल में यहाँ पे इस वक्त समीकरण ऐसे हैं जिनके सवाल आने वाले दिनों में मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। सिमरनजीत, चलिए सर, तो इस मुद्दे को तो आपने बेहद अच्छे तरीके से, बेहद डिटेल में समझाया आपने कि किस तरीके से ग्लोबल लेवल पर हालात बदलते हुए नज़र आ रहे हैं, भारत पर क्या असर हो सकता है और ख़ासकर जो हमने बात करी पाकिस्तान की इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो अगली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं जो है जियो ब्लैकरॉक से जुड़ी। दरअसल जियो ब्लैकरॉक ने नया जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च करने की घोषणा की है। इसका एनएफओ 23 सितंबर से खुलेगा और 7 अक्टूबर तक ये एनएफओ खुला रहेगा। एएमसी के ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट के मुताबिक ये स्कीम इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करके लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन देगी। कंपनी का यह भी दावा है कि ये भारत का पहला ऐसा एक्टिव इक्विटी फंड होगा जिसे ब्लैकरॉक के सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी यानी कि एसएई से पावर मिलेगा। यानी कि अगर साधारण भाषा में समझने की कोशिश करें तो एआई और फंड मैनेजर के इनपुट से मिलकर स्टॉक सिलेक्शन में मदद मिलेगी। पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन ब्लैकरॉक के मशहूर अलादीन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म से होगा जो रिस्क, लिक्विडिटी और ट्रांजैक्शन कॉस्ट जैसे पैरामीटर जोड़कर सुझाव देता है। तो सर जियो ब्लैकरॉक, इसने तो जब इसके आने की खबरें आई थी तभी काफ़ी तहलका मचाया था, काफ़ी बज़ में था। अब ये नया फंड भी लेकर आ रहे हैं, तो ये इन्वेस्टर्स के लिए कैसे मददगार हो सकता है, कैसे वेल्थ क्रिएशन के लिए ये अच्छा साबित हो सकता है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हाल में रिलायंस एजीएम अभी संपन्न हुई है और उसमें जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ की बात की और उसके ठीक बाद अब जियो ब्लैकरॉक ने अपने एक और फंड को उतारने का ऐलान कर दिया है। आपको याद होगा जब पहले 3 फंड्स के एनएफओ आए थे तो उनमें ही 17,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इनफ्लो उन 3 फंड्स में ही आया था। मोटे तौर पे अब तक जितने फंड आए हैं जियो ब्लैकरॉक के, वो मोटे तौर पे डेट फंड आए हैं। पहला ये ऐसा फंड है, फ्लैक्सी कैप फंड है, जो कि इक्विटी आधारित है, यानी इस फंड का पैसा आपका लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप जैसे स्टॉक्स में लगाया जाएगा। दूसरी बड़ी बात इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि वो ये निफ्टी इंडेक्स टीआरआई, निफ्टी 500 इंडेक्स टीआरआई को फॉलो करेगा। और जो एक बात आपने बताई कि ये देश का पहला एक्टिव इक्विटी फंड होगा जिसको जो ऐसे ही है यानी सिस्टमेटिक एक्टिव इक्विटी के जरिए जिसमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश किया जाएगा। इसमें एआई की भी हेल्प ली जाएगी और ह्यूमन जो आपका उनका भी इसमें उनकी भी इसमें मदद ली जाएगी। जो ऐसे ही है ये ब्लैकरॉक की एक प्रोप्राइटरी अप्रोच है जिसके जरिए जो सिग्नल्स मिलते हैं उनको एक्शनेबल इनपुट्स में या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में तब्दील करने के तरीके देखे जाते हैं। तो ये एक बिल्कुल अलग तरह की यूनिक अप्रोच हो सकती है और ख़ास तौर पर ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा मैं कहूँ कि जो बहुत वक्त से इंतज़ार कर रहे थे कि जियो ब्लैकरॉक का कोई एक्टिव इक्विटी फंड कब आए जिसमें वो या इक्विटी फंड कब आए जिसमें वो पैसा लगा सकें। तो अब देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि 23 सितंबर से एनएफओ खुल रहा है, 7 अक्टूबर तक खुलेगा। उसके 5 दिन के बाद ये एनएफओ फिर ओपन फॉर ऑल हो जाएगा, यानी बाकी फिर सब लोग ओपन एंडेड इक्विटी फंड इक्विटी स्कीम हो जाएगी जिसमें सब पैसा लगा पाएंगे। तो अब इन्वेस्टर्स का इस फंड के लिए बेसब्री से इंतजार हो सकता है जो इक्विटी कैटेगरी में
पैसा लगाने के लिए सोच रहे थे कि यार जियो ब्लैक रॉक का, और जिसको अलादीन सॉफ्टवेयर का एक बड़ा जो है वो सपोर्ट हासिल है। जी सर, आपने एजीएम का जिक्र किया, अभी 29 अगस्त को ही इनकी एजीएम हुई है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। बिल्कुल। और उसमें जो सबसे अहम चीज़ जिसका इन्वेस्टर्स को इंतज़ार था पिछले कहें कि 4-5 साल से, वो था जियो आईपीओ, जिस पर उन्होंने ऐलान भी किया है कि 2026 की पहली छमाही में ये आईपीओ आ सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका इशू साइज़ कहा जा रहा है सर, वो 58,000 करोड़ रुपए से लेकर 67,000 करोड़ रुपए के आसपास रह सकता है, यानी कि भारतीय बाजार के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ ये हो सकता है। तो सर, अगर ये आईपीओ आना है तो इससे जो पैसा लगाएंगे, इन्वेस्टर्स लगाएंगे, रिटेल इन्वेस्टर्स लगाएंगे, अलॉट होता है, तो इससे कितना मुनाफा हो सकता है, या यूं कहें कि इन्वेस्टर्स के लिए कितना फ़ायदेमंद ये आईपीओ साबित हो सकता है? नहीं, देखिए, इन्वेस्टर्स के लिए ऐसे समझिए कि आप देश के टेलीकॉम सेक्टर की जो ग्रोथ है उसमें पैसा एक तरह से लगा रहे हैं। ये एक आपके पास अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आईपीओ अगले साल आएगा, तमाम ब्यौरे भी उसके आएंगे, कंपनी की वैल्यूएशन भी आएगी, बहुत सारा ब्यौरा, अभी बहुत सारी डिटेल्स आनी बाकी हैं। मोटे तौर पे जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि वैल्यूएशन कंपनी की 12 से 13 लाख करोड़ रुपए की हो सकती है। उसका अगर 5% आईपीओ अगर आता है, जो कि सेबी का जो मैंडेट है, तो वो 58-60 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास हो सकता है। एक बात ये भी कही जा रही है कि जो सेबी के रिवाइज्ड नॉर्म्स है अगर वो माने जाते हैं तो 2.5% की इक्विटी डाइल्यूशन हो सकता है, और उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो लगभग 30,000 करोड़ का आईपीओ हो सकता है। एक जो और बड़ी बात है वो देखिए, मुनाफा होगा नहीं होगा ये बहुत अभी दूर की बात है। प्लस दूसरी चीज़ ये है कि सेबी रजिस्टर्ड जो एडवाइज़र होंगे वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे। हम लोग इस बात को लेके, इस चीज़ को के लिए मैंडेटेड नहीं है कि हम इस पर कोई कमेंट कर सकें। लेकिन जो अलग अलग एनालिस्ट कह रहे हैं, जेफरीज की रिपोर्ट है या तमाम है, वो ये कह रहे हैं कि जियो के आईपीओ का असर ये हो सकता है कि जो टेलीकॉम जो सेक्टर है यहाँ पे एक बार हम फिर से प्राइस वॉर चढ़ती हुई देख सकते हैं। माना ये जा रहा है कि इस साल के आखिर तक एक बार जो टैरिफ हैं वो बढ़ेंगे, और उसके बाद अगले साल फिर टैरिफ हाइक हो सकता है। यानी आपको, अगर आप इन्वेस्टर हैं, आपको हो सकता है जियो का आप आईपीओ में पैसा लगाएं, हो सकता मिले और हो सकता मुनाफा हो या लॉस हो। लेकिन जो कस्टमर हैं जो मोबाइल चलाते हैं उनके लिए एक घाटे की खबर ये है कि उनके जो रिचार्ज का दाम है वो ज़रूर महंगा होने की तैयारी शुरू हो गई है। जियो या एयरटेल कोई भी जब दाम बढ़ाएगी तो उसकी तर्ज पे वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल और जियो यानी बाकी की सारी कंपनियां एक तर्ज पे कीमतें बढ़ाने के लिए तैयार बैठी हैं। शुरुआत इस साल के आखिर से हो सकती है। सर, आपने टैरिफ वॉर का जिक्र किया, तो हाल ही में खबरें आई थी कि जियो ने जो एंट्री लेवल का प्लान है वो अपने कस्टमर्स के लिए बंद कर दिया है। एयरटेल ने भी ऐसा ही किया है, वोडाफोन आइडिया ने भी ऐसा ही किया है। तो कहीं ना कहीं शुरुआत तो ये हो ही चुकी है टैरिफ वॉर की, और जैसा कि आपने जिक्र किया कि इस साल के आखिर तक एक बार फिर से टैरिफ हाइक हो सकता है, और ये 10 से 15% का रहने वाला है। 2024 में भी जुलाई में अगर देखें तो 25% तक के टैरिफ हाइक हुए थे। तो सर, इससे ये तीनों कंपनियां बड़ी कंपनियां हैं, हालांकि वोडाफोन आइडिया की हालत इस वक्त थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन उसके बावजूद टॉप 3 कंपनियों में वोडाफोन आइडिया का नाम लिया जाता है। लेकिन जिस तरीके से ये कंपनियां अपने एंट्री लेवल प्लान बंद कर रही हैं, रिचार्ज प्लान महंगे का होने की बात कर रही है, इससे अगर हम सरकारी जो टेलीकॉम कंपनी है BSNL उस पर नज़र डालें तो क्या उसकी तरफ यूज़र्स अट्रैक्ट होते हुए नज़र आएंगे, उसकी तरफ क्या यूज़र बेस जो है वो शिफ्ट हो सकता है? क्योंकि 2024 में जब ये टैरिफ हाइक हुए थे तो यूज़र शिफ्ट हुए थे BSNL की तरफ, लेकिन उन्हें वैसी सर्विस नहीं मिली जो एयरटेल और जियो ने सर्विस दी, और यूज़र्स को वापस इन्हीं कंपनियों की तरफ आना पड़ा। तो ये भी कहा जा सकता है कि अब सिर्फ 2 ही कंपनियां हैं जो भारत में बेहतर सर्विसेज दे रही हैं। नहीं, देखिए, आपने अपने सवाल का जवाब अपने कमेंट में ही दे दिया। जो पिछले साल हुआ था जब टैरिफ हाइक हुए थे 25%, और उसके बाद जो यूजर्स की एक चर्निंग देखी गई थी, BSNL की तरफ रश देखा गया था, वहाँ ग्राहक बढ़ते हुए दिखे थे, वो बाद में जाके थमता हुआ नज़र आया। और इसी वजह से इस साल अब जो टैरिफ हाइक होने वाला है उसकी दरअसल एक बड़ी वजह ये भी है कि जो यूजर बेस है अब वो स्टेबलाइज होता हुआ दिखाई दे रहा है, अब उसमें चर्निंग कम होती हुई दिखाई दे रही है। जो जुलाई का वोडाफोन आइडिया का भी नंबर है उसमें एक जो पूरे क्वार्टर का अगर हम आंकड़ा देखें
तो वहाँ पे जो यूजर चर्निंग है या जो यूजर छोड़ के जाने वालों की तादाद है वो सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रही है। इससे पहले के अगर आप क्वार्टर्स में देखेंगे तो एवरेज 37 लाख यूजर जो हैं हर तिमाही वोडाफोन आइडिया को छोड़ के गए हैं। तो जब यूजर्स का जो चर्निंग है वो स्टेबलाइज हुई है तो अब कंपनियों को लग रहा है कि अब ज़्यादा भगदड़ मचने वाली नहीं है जब हम कीमतों को बढ़ाएंगे, और इसी वजह से कंपनियां अब कमर कस रही हैं कि धीरे से एक बार और 15% तक के झटके का जो है झटका दिया जाए आम कंज्यूमर को। और इसी वजह से अभी हाल में जब बढ़ाए गए, आप देखिए प्लान जो मिनिमम वाला प्लान था वो ख़त्म किया गया और 300 रुपये के लगभग ले गए, तब कोई बहुत ज़्यादा खलबली दिखाई नहीं दी। लेकिन सीधे तौर पर आम जो ग्राहक है उसकी जेब पर ये बड़ा झटका है। BSNL असल में अभी इस गेम में आ नहीं पाई है। कोशिशें काफ़ी हुई पिछले साल से अब तक, लेकिन BSNL को अभी असल में इस गेम में आने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना कीमती समय निकालकर इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का YouTube चैनल।